FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनुप्रिया कौर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर अनुप्रिया, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे कुछ बच्चों में अनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक रोग, जैसे कि थैलेसीमिया हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, हीमोफीलिया हुआ, ये तरह तरह के रोग हैं और हम इनसे जानेंगे कि कैसे कैसे रोग होते हैं और किस तरह उनसे बचा जा सकता है और क्या उन रोगों का उपचार है। डॉक्टर अनुप्रिया, आपका स्वागत है और आपसे मैं पहला प्रश्न यही करूंगा कि मुख्य तौर पर कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं बच्चों में? मुख्य तौर से जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम लोग देखते हैं बच्चों में, उनमें सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम होती है डाउन सिंड्रोम। दूसरी जो बीमारी है वो है थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। इसके अलावा डीएमडी और एसएमए, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं और ये भी काफ़ी कॉमन हैं बच्चों में। तो डॉक्टर साहब, पेरेंट्स को पता कब चलता है कि उनके बच्चों को ये कुछ समस्याएं हो सकती हैं? तो देखिए, सबसे पहला इंडिकेशन जो होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। अल्ट्रासाउंड में कुछ मार्कर्स होते हैं जो कि ये इंडिकेट कर सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की आशंका है। तो वहाँ से ये पहला इंडिकेशन होता है। फर्दर फिर हम उसको टेस्टिंग करके कंफर्म करते हैं क्या डाउन सिंड्रोम है या नहीं। तो ये एक तरीका है जिससे कि पता चलता है। नहीं तो बहुत सी बीमारियां ऐसी भी जेनेटिक होती हैं जो कि बच्चे जब पैदा हो जाते हैं और डेवलप हो रहे होते हैं तब हमारे सामने आती हैं। और बहुत से फैमिलीज़ फिर ऐसी आती हैं कि एक बच्चा हमारा पहला बच्चा हुआ जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से था और अब हम सेकंड प्रेगनेंसी प्लान या तो कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो क्या उसमें फिर से ये प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं। तो ये एक सेकंड सिनेरियो होता है जिसमें कि हमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान अर्लीस्ट कब पता चलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम? जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो आपको आशंका हो जाती है कि जो होने वाला बच्चा है उसे डाउन सिंड्रोम हो सकता है? अर्लीस्ट ऐसा है कि 2.5 से 3 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें आजकल एक स्पेशलाइज्ड स्कैन होता है जिसको हम लोग NT-NB स्कैन बोलते हैं, नेज़ल ट्रांसल्यूसेंसी एंड नेज़ल बोन स्कैन बोलते हैं। तो ये अर्लीस्ट मार्कर होता है फॉर डाउन सिंड्रोम। तो इससे, जैसे मैंने बोला, ये हमें एक हिंट देता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद हम फर्दर उसको टेस्ट करके कंफर्म करते हैं। सो दैट मे टेक अराउंड अनदर 2 वीक्स और सो। तो बाय द अर्लीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि 3 से लेके 4 महीने के बीच में अर्लीस्ट इंडिकेशन और पता कंफर्मेशन हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये टेस्ट हर एक प्रेगनेंसी में किया जाता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ हो सकता है वहाँ किया जाता है? नहीं, देखिए, जो टेस्ट है वो 2 तरीके के होते हैं। एक स्क्रीनिंग होता है और एक कंफर्मेटरी होता है। तो स्क्रीनिंग तो आजकल हम लोग सभी प्रेगनेंसीज़ में रेकमेंड करते हैं। तो सभी गायनोकोलॉजिस्ट्स जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स को, किसी भी एज ग्रुप की फ़ीमेल्स हों, उन्हें देखती हैं, उनको ये एडवाइज्ड होता है कि वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट रेकमेंड करें। जिन प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स का वो स्क्रीनिंग टेस्ट हाई रिस्क आता है, उनमें फिर हम इंडिकेशन होता है कि हम उसको कंफर्म करके देखें। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो मदर के ब्लड से किया जाता है, वो नॉन इन्वेजिव होता है। लेकिन जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो इन्वेजिव होता है, उसमें हमें फीटस को सैंपल करना पड़ता है। तो सारी प्रेगनेंसीज़ को हम इन्वेजिव नहीं करते हैं, मैटरनल स्क्रीनिंग पहले की जाती है। उनमें से जो हाई रिस्क होते हैं उनमें हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं। डॉक्टर साहब, जब आपने कहा कि कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, कंफर्म हो गया कि जो आने वाला बच्चा है उसको डाउन सिंड्रोम होगा और तकरीबन 3 या 4 मंथ्स पे, 15 वीक्स के आसपास, तो उस स्टेज पर फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम डाउन सिंड्रोम की, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कपल को होना ज़रूरी है कि भाई क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। तो उसको कम्प्लीटली इन्फॉर्म हम करते हैं, बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। और अगर
उस सिचुएशन में वो हस्बैंड वाइफ ही डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा बेबी नहीं रखना चाहेंगे जिसको कि ये प्रॉब्लम्स हों, तो वो लीगली अलाउड होते हैं कि वो उस टाइम पे अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब मैं ये बोलती हूँ कि हम इन्फॉर्म करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई बोले कि नहीं हम रख सकते हैं, हम रखना चाहते हैं, तो ये भी उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। ऐसे भी बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम के जो ऑलमोस्ट नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं, और ऐसे भी हैं जिनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली वेरी करेगा कि वो फाइनली क्या डिसाइड करते हैं। तो डॉक्टर साहब, लीगल प्रोविजन किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक अलाउड है कि टर्मिनेट की जा सकती है अगर कंफर्म हो जाए कि होने वाला बच्चे को डाउन सिंड्रोम होगा और सीरियस लेवल का होगा? हमारे कंट्री में रिसेंटली ही ये एक लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें कि अब हम 24 वीक्स मतलब कि 6th मंथ तक लीगली अलाउड हैं अबॉर्ट करने के लिए। इससे पहले हम केवल 20 वीक्स पर ही ये रिकमेंडेशन दे पाते थे। तो 24 वीक्स तक अगर हमने कंफर्म कर लिया है कि फीटस जो है वो डाउन सिंड्रोम का है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिकमेंडेशन पर प्रेगनेंसी को लीगली आप अबॉर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनसे बात करें। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम BS कत्तर है जी। कतर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पंचकुला से बोल रहा हूँ जी। कतर जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मैंने ये पूछना था, जैसे आप थैलेसेमिक के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो उसमें अगर मान लो एक सपोज में एक माइनर है वो थैलेसेमिक और जी। दूसरा थैलेसेमिक नहीं है, मतलब हस्बैंड वाइफ में एक थैलेसेमिक माइनर है और दूसरा जो है थैलेसेमिक नहीं है, ओके। तो जो मान लो कोई बच्चा होगा तो कितनी संभावना होती है थैलेसेमिक की? देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ में से एक जो है वो थैलेसीमिया के लिए माइनर है या कैरियर है और दूसरा जो है अगर वो ठीक है, हमने टेस्ट कराया है और उसको थैलेसीमिया का कैरियर स्टेट नहीं है, तो फिर ऐसे हस्बैंड वाइफ के बच्चों में थैलेसीमिया मेजर नहीं होता है। तो माइनर हो सकता है? माइनर, हाँ, माइनर हो सकता है। 25% चांस है कि वो माइनर होगा, लेकिन माइनर जैसा आप खुद ही समझ रहे होंगे कि माइनर है तो वो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। थैलेसीमिया की प्रॉब्लम जो है वो तभी है जब मेजर है वो। तो ऐसे हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनके बच्चों को थैलेसीमिया नहीं होता तो है। फिर भी क्या प्रिकॉशन ली जाए? तो इसमें कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो नेचुरल फिनोमिना है कि हो सकता है बेबी माइनर हो सकता है बेबी नॉर्मल हो, और माइनर भी हो तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है बेबीज़ को। अच्छा, मतलब हमारे जो माइंड में एप्रीहेंशन थी कि दोनों में अगर एक माइनर है तो प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने क्लैरिफाई कर दिया। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं। सर थैंक यू। मेरा नाम ज्योति है, मैं फतेहगढ़ साहिब पंजाब से बोल रही हूँ। जी ज्योति जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेबी डाउन्स है, मीन्स जो मेरी डिलीवरी है वो भी PGI में ही हुई थी, तो कैरियोटाइपिंग वगैरह सब हो रखा है। तो मैंने ये पूछना था कि जो जैसे माइलस्टोन तो लेट अचीव करता है बेटा, है ना, तो ये ना अभी 1 ईयर का हो गया बट इसने स्टिल क्रॉलिंग भी स्टार्ट नहीं की है। तो इसके लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको कोई थेरेपी वगैरह कुछ ऐसे दिलवाने की जरूरत है या जस्ट आई हैव टू वेट? देखिए, ये जो है कि थोड़ा सा बेबी अपने माइलस्टोन्स डिलेड अचीव करता है, तो इसके लिए फिजियोथेरेपी हम लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में थोड़ी सी बॉडी की जो टोन जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ी कम होती है, तो हमें लूजनेस लगती है। तो अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में पूछते हैं और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा मसल टोन इम्प्रूव होती है, उससे माइलस्टोन्स रिलेटिवली जल्दी अचीव करने के चांसेस होते हैं। जो थेरेपिस्ट हैं वो हमको PGI में अवेलेबल हो सकते हैं और हमें लोकल कहीं पे कंसल्ट करना होगा? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि डाउन्स क्या है।
हाँ, नहीं तो देखिए पीजीआई में तो है ही फिज़ियोथेरेपी, हम लोगों का एक सेक्शन है जहाँ पे डेली फिज़ियोथेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं, तो आप ओके। आएंगे वो आपको ज़रूर गाइड करते हैं। जी। लेकिन हम लोग ये भी काउंसल करते हैं कि आप कोई अपने नियर बाय फिज़ियोथेरेपिस्ट को लोकेट करने की कोशिश करिए, थोड़ा उनसे हमारे फिज़ियोथेरेपिस्ट का कम्युनिकेशन अगर बिल्डअप कर दें तो जी। जितने सेशंस आप लेते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी, हाँ जी, मैं यही कंफर्म करना चाहती थी कि जैसे एक बार वहाँ पे कंसल्ट करके फिर हम उनसे पूरा प्रोसीजर पता करें कि ये ऐसी-ऐसी थेरेपी दे सकते हैं, फिर वो जो हमारा लोकल थेरेपिस्ट है उससे बात करवा दें कि ऐसा-ऐसा ट्रीटमेंट हमें जो चाहिए। हाँ, ये भी बिल्कुल, पॉसिबल बिल्कुल। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, ओके। इश्यू क्या रहा हमारा कि जैसे इसकी ना 14 मार्च 2021 में हुई है इसका बर्थ, तो उसके बाद से वहाँ पे लॉकडाउन हो गया और हम रेगुलर वहाँ पे कंसल्ट नहीं कर पाए। तो उसके कारण हमको जो कंसल्ट करना पड़ा यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करना पड़ा, पर वैसे मीन्स वैसी सेटिस्फैक्टरी वो मुझे नहीं मिली, एडवाइस नहीं मिली। तो लास्ट मंथ भी ये एडमिट था वहाँ पे, इसको डिहाइड्रेशन हो गया था, पीजीआई में ही एडमिट था। तो उसके बाद इसका रेगुलर चेकअप के लिए तो जैसे हमको बस जाना है, बट डाउन के रिलेटेड मीन्स ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये मुझे था कि चलो प्रॉपर पता चले कि ये जो फिजियोथेरेपी वगैरह वाला वो है सिस्टम, वो कैसे कर सकते हैं। नहीं, नहीं, तो बिल्कुल मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एक बार विज़िट करें। अब हमारी ओपीडीज़ रेगुलरली ओपन हो गई हैं, तो एक बार हम लोग फिर से बच्चे का कार्डियक भी एवैल्यूएशन देखते हैं, जनरल हेल्थ देखते हैं, अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, वेट के लिए मॉनिटरिंग भी करते हैं कि कैसा गेन हो रहा है। ज्योति जी, आपका कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि जो भी आपकी शंकाएं थीं सब आपको क्लैरिटी हो गई होगी। जी जी सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर अनुप्रिया, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं, और अब हम डाउन सिंड्रोम की ही बात थोड़ी आगे करेंगे, क्योंकि अभी जो कॉलर थे उन्होंने भी डाउन सिंड्रोम की ही बात की। डॉक्टर साहब, डाउन सिंड्रोम के बच्चे का कैसे प्रोग्रेस होता है, और बच्चे के माइलस्टोन्स कहाँ डिले होते हैं, और पेरेंट्स को किस तरह ध्यान रखना है? तो डाउन सिंड्रोम के पेरेंट्स को हम थोड़ा सा ये गाइड करते हैं कि शुरुआत के जो माइलस्टोन्स होते हैं, बच्चा ने गर्दन कब संभाली, बच्चा बैठने कब शुरू हुआ, क्रॉल करना, ये जो मेजर मोटर माइलस्टोन्स हम जो कहते हैं, उसमें वो थोड़ा सा डिलेड माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। 2 to 3 मंथ्स का डिले एक्सपेक्टेड होता है, बट ये बहुत ही वेरिएबल है, कभी 3 मंथ्स, कभी 6 मंथ्स, और कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसे भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें तो लगा ही नहीं कभी कि हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम है। सो माइल्ड इनिशियल 1 ईयर ऑफ लाइफ में माइल्ड डिले इन अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन्स इज़ द फर्स्ट साइन जहाँ पर कि हमको अलर्ट रहना होता है, और उसके लिए हमें एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं, आप वो करिए एंड बी अश्योर्ड कि वो सब चीज़ें बच्चे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिलेड रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, उसके बाद 1 साल के बाद जब फिजिकल माइलस्टोन्स बच्चे ने अचीव कर लिए, उसके बाद उसका क्या प्रोग्नोसिस रहता है? ऐसा है कि प्रोग्नोस्टिकेशन डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग इलनेसेस कैसी हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है और उसकी वजह से उसे बार बार निमोनिया हो रहा है, तब थोड़ा सा प्रोग्नोसिस डिफरेंट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ऐसा है कि कोई हार्ट डिफेक्ट नहीं है, थायराइड के फंक्शंस ठीक हैं और भी कोई मैलफॉर्मेशन नहीं है, तब जो मेजर हमें डिफरेंसेस लगते हैं वो स्कूलिंग के टाइम पे लगते हैं, और स्कूलिंग में भी तब ज़्यादा लगते हैं जब कोई लर्निंग एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है। सो स्पेसिफिकली इनमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं या स्लो लर्नर्स हो सकते हैं। तो देखा गया है कि ज़्यादा सोशल होते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझना, बट अपने बिहेवियर वाइज, अपने आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ वाइज नेचुरली गिफ्टेड भी होते हैं ऐसे बच्चे। तो इसका मतलब बहुत हद तक बहुत से बच्चे एक तरह की नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जो कि एक आम इंसान करता है। कुछ जो हायर लेवल ब्रेन फंक्शंस हैं हो सकता है वो ना कर पाए। तो पेरेंट्स को ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो कोई बहुत बड़ी समस्या है। अगर उनको ठीक से परवरिश होगी तो वो अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम बात करेंगे थैलेसीमिया की।
एक कॉलर ने भी हमारे से थैलेसीमिया के बारे में पूछा। आप बताइए कि थैलेसीमिक बच्चे कब होते हैं? जैसे कि ये क्वेश्चन जो कॉलर ने पूछा कि हस्बैंड एंड वाइफ में जब कैरियर्स होते हैं दोनों, तो उनमें 25% ये चांस होता है कि उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर से अफेक्टेड हों। तो ऐसा नहीं है कि उनको नॉर्मल बच्चे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, उनको 25% रिस्क पर हैं कि उनको एक ऐसा बेबी हो जिसको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो। तो ये तकरीबन हमें किस स्टेज पे पता चल जाता है कि बच्चा थैलेसीमिक होगा कि नहीं होगा? ऐसा है कि हमें नॉर्मल जो प्रेगनेंसी के टेस्ट्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, उससे नहीं पता चलता है। लेकिन अब जैसे हमारी अंदर ये अवेयरनेस आती जा रही है कि हमारी कंट्री में ये कॉमन है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि हर प्रेग्नेंट फीमेल का एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए कि क्या वो कैरियर तो नहीं है इस बीमारी के लिए। तो एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट एक अच्छे सेटअप में हर प्रेग्नेंट फीमेल को अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में उसका हीमोग्लोबिन का टेस्ट ऑफ़र किया जाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन HPLC बोलते हैं। और अगर उसमें वो कैरियर आती हैं तो फिर उनके हस्बैंड को चेक किया जाता है कि क्या वो कैरियर हैं या नहीं। इन केस बाय चांस वो भी कैरियर हैं और हम अभी अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में हैं, लेट अस से 3rd मंथ में हैं, तो हम ऐसे हस्बैंड वाइफ को ये बता सकते हैं कि आपके बेबी में 25% चांस है, और आजकल हम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे कि उस टेस्ट के बाद हमें वो 25% में है या नहीं ये भी क्लियर हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर एक बच्चा, जैसे हमें पता चल गया कि वो थैलेसीमिक है, उसका बर्थ होता है, तो उसकी परवरिश में पेरेंट्स को, डॉक्टर्स को किस तरह का ध्यान रखना है और कैसे कैसे बच्चा ग्रो करता है? मेन यही है कि थैलेसीमिया में प्रॉब्लम ये रहती है कि जो ब्लड बन रहा है वो उतना ही जल्दी जल्दी टूट भी रहा है। तो कुछ टाइम के बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ऐसे बच्चों को अगर हम बाहर से ब्लड नहीं सप्लाई करते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन फॉल होने लगता है। सो रेगुलरली इनको हमें हर मंथ 1.5 मंथ्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देने पड़ते हैं। तो इनिशियली आपको ब्लड का सोर्स लोकेट करना पड़ता है कि आपको एक नॉन इन्फेक्टेड हेल्दी ब्लड डोनेशन का आपको सोर्स मिले, जो कि इतना फ्रीक्वेंटली मिल रहा हो। और फिर कुछ फ्यू ट्रांसफ्यूजन्स के बाद आयरन हमारी बॉडी में कुछ डिपॉजिशन की वजह से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसके लिए हम कुछ किलेशन थेरेपी या कुछ ड्रग्स शुरू करते हैं। तो आफ्टर अ फ्यू ट्रांसफ्यूजन्स वो जो एक्स्ट्रा मेडिसिन्स हैं जो कि एक्स्ट्रा आयरन को हमारी बॉडी से क्लीन आउट करती हैं, उसके मेडिसिन्स को स्टार्ट करना पड़ता है। बट ये देखिए, ये एक लाइफ लॉन्ग इशू है कि बॉडी में जो ब्लड बन रहा है वो टूट भी रहा है। तो हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है कि हमें इसको क्या करना है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट है। तो आजकल बोन मैरो, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड बनाता है और क्योंकि वो बोन मैरो जो आपको ओरिजिनल जो आपका है वो ठीक नहीं बना पा रहा है, तो एक तरीके से ट्रांसप्लांट करके हेल्दी मैरो आपकी बॉडी में दिया जाता है। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ द क्योर फॉर थैलेसीमिया। लेकिन किस टाइम पर ये ट्रांसप्लांट करना चाहिए है, कितना सक्सेस रेट है, कितना कॉस्ट है, ये सारे फिर एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाता है। सो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, स्टार्टिंग किलेशन थेरेपी एट द राइट टाइम एंड कंसल्टेशन विद अ bone marrow transplant physician, these are the 3 major things जिससे कि हम थैलेसीमिया को मैनेज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहाँ से की जाती है? किसकी बोन मैरो से लिया जाता है अगर जहाँ पे ट्रांसप्लांट करना है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हमें HLA मैचिंग देखनी होती है, और सबसे अच्छा आपको डोनर जो है वो आपके सिबलिंग होता है, जिससे कि आपसे मैचिंग सबसे अच्छी होती है।
सो ये जेनेटिक टेस्ट्स हैं, अगेन ये कुछ जेनेटिक टेस्ट्स होते हैं जिनसे कि हम मैचिंग करके देखते हैं कि हमारे थैलेसेमिक बच्चे का मैरो किससे सबसे ज़्यादा मैचिंग मिल रहा है. सो द बेस्ट चांसेस फ्रॉम योर सिबलिंग्स, उनके जो रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिसको हम बोलते हैं. लेकिन ऐसे रजिस्ट्रीज़ हैं नेशनली और इंटरनेशनली जिसमें कि आप अपने बच्चे का जो HLA स्टेटस है जिसको कि मैरो चाहिए है वो डाल सकते हैं, और फिर उस रजिस्ट्री में लोग जो अवेलेबल डोनर्स हैं उनके HLAs देखते रहते हैं और फिर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मैच ढूंढने की कोशिश की जाती है. सो HLA मैचिंग इज़ द वे बाय विच यू डिसाइड कि किसका हम मैरो लेंगे. तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हैं यहाँ पे, तो PGI एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो आने वाले समय में हम सोसाइटी में थैलेसीमिया को कम कर सकें, इसके लिए किस ओर रिसर्च चल रही है और किस तरह आप आगे क्या देखती हैं फ्यूचर में? नहीं, देखिए, सोसाइटी में कम कर सके हम काफ़ी, थैलेसीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम काफ़ी कुछ अचीव कर भी चुके हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अमंगस्ट द गायनोकोलॉजिस्ट. जैसे मैंने आपको बोला कि जब तक वो उस फीमेल का टेस्ट नहीं कराती हैं कि ये फ़ीमेल कैरियर है या नहीं, हमें नहीं पता चलता कि उनके हस्बैंड कैरियर हैं या नहीं और उनके बच्चे में वो 25% रिस्क है या नहीं. तो पहली चीज़ ये होती है कि अवेयरनेस अमंगस्ट द प्रैक्टिसिंग गायनोकोलॉजिस्ट्स इन आवर कंट्री कि हमें अर्ली प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन HPLC हर प्रेग्नेंट फीमेल को ऑफ़र करना चाहिए. ये ऐसे बहुत से कुछ प्रोग्राम्स भी हैं. अब हमारे जैसे हमारे PGI में ही कुछ डॉटर एरियाज़ ले लिया गया है जहाँ के प्रेग्नेंट फीमेल्स जहाँ पर हैं उनको अगर हीमोग्लोबिन HPLC करा गया या नहीं किया गया तो वो हमारे PGI में रेफ़र कर सकते हैं. ये कम्युनिटी लेवल पर ये चीज़ है जिससे कि हम कम कर सकते हैं. मेन थिंग इज़ अवेयरनेस अमंगस्ट द फिजिशियंस, और अवेयरनेस इन जनरल लोगों में भी है कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रेगनेंसी से पहले अपनी चेक करानी चाहिए. तो अगर लोग अवेयर हों तो आजकल लोग प्लान्ड प्रेगनेंसीज़ करते हैं तो वो खुद ही अपने डॉक्टर्स से पूछ सकते हैं कि कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं जो हमें करा के रख लेने चाहिए, तो और अच्छी बात है. और मैं ये बोलूँगी कि आप अगर अवेयर हैं कि हम भी कैरियर हैं, अगर मैं कैरियर हूँ तो मेरे पार्टनर को ये इन्फॉर्मेशन हो कि मैं कैरियर हूँ तो वो भी अपना चेक करा लें. इन केस वो कैरियर हैं तो फिर ये ऑप्शन है आपके पास कि आप अपने प्रेगनेंसीज़ को चेक कर सकते हैं. तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अवेयरनेस और जानकारी. और डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में. हीमोफीलिया में क्या होता है और क्यों होता है? तो हीमोफीलिया एक तरीके का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है. हमारे बॉडी में जब भी ब्लड एक फ्लोइंग स्टेट में होता है, लेकिन जब भी चोट लगती है हमको तो ब्लड वहाँ पे रुकता भी है, रुकना भी चाहिए. तो ये जो रुकने का मैकेनिज़्म है उनमें बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें एक होता है फैक्टर 8 और फैक्टर 9. तो जब ये भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जब ये प्रोटीन्स फैक्टर 8 फैक्टर 9 बॉडी नहीं बना पाती है तो ब्लड जो है वो रुक नहीं पाता है. अगर कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाए रुक नहीं पाता है या रुकने में बहुत टाइम लेता है. तो इसका डॉक्टर साहब किस तरह इसको मैनेज किया जाता है, इलाज किया जाता है? हीमोफीलिया का हमें जो ट्रीटमेंट है वो एक तो होता है कि जब आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हमें इमीडिएटली कंट्रोल करना है. फैक्टर्स आजकल अवेलेबल हैं. फैक्टर 8 रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 अवेलेबल है, बट ये बहुत कॉस्टली होता है. जैसे दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर ये नहीं अवेलेबल है तो हम प्लाज्मा चढ़ा के या ब्लड चढ़ा के भी, तो एक नॉर्मल ब्लड जिसमें ये फैक्टर होता है वो हम जब बॉडी को देते हैं तो वो ब्लीडिंग वहाँ पे जाके रुक जाती है. और जहाँ पे बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं वहाँ पर प्रोफाइलैक्टिकली भी फैक्टर 8 दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग होने का रिस्क भी कम हो. सो क्योंकि ये प्रॉब्लम फैक्टर की डेफिशिएंसी से हो रही है तो फैक्टर को
या तो हम एक गिवन लेवल पे बॉडी में मेंटेन करके रखें और टेंडेंसी टू रिकरेंट ब्लीड्स को कंट्रोल करके रखें, लेकिन उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो प्रिकॉशन लें एक्स की ब्लीड्स ना हो, लेकिन जब भी होती है तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो फैक्टर या तो लगवाएं, या फैक्टर नहीं लगवा पा रहे हैं तो एटलीस्ट प्लाज्मा या ब्लड से उस फैक्टर को पूरा करने की कोशिश करें। तो डॉक्टर साहब, एक छोटे बच्चे में पता कब चलता है पेरेंट्स को कि बच्चे को हीमोफीलिया है? सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि जब बच्चा चलना शुरू करता है और वेट बेयर करना शुरू करता है, तब किसी नी जॉइंट में मोस्ट कॉमनली जैसे पेन के साथ प्रेजेंटेशन होता है। तो नी जॉइंट में अगर ब्लीड हो रही है और या नी जॉइंट में बच्चे को पेन हो रहा है और डॉक्टर जब एग्ज़ामिन करते हैं उनको लगता है कि ये तो बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग है, तब फिर हम जब ब्लड टेस्ट्स वगैरह करते हैं उससे हमें डिटेक्ट होता है। तो अर्लीस्ट जो डिटेक्ट होता है वो ये है कि जब लोकोमोशन या जब चलना शुरू होता है तो किसी वेट बेयरिंग जॉइंट में ब्लीड होना ये पहला साइन होता है। अदरवाइज डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर, माइल्ड डेफिशिएंसी है तो हो सकता है कि नहीं पता चले, केवल बहुत लेट कभी गम्स से हल्का सा ब्लीडिंग हो गया, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो कहीं पर भी किसी भी पार्ट में बॉडी के ब्लीड और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है कि जितना आप प्रिकॉशन ले सकते हैं उतना लें, बट प्रोफाइलैक्टिक आजकल फैक्टर 8 अवेलेबल है, बट देन इट इज़ अ वेरी कॉस्टली थेरेपी टू बी गिवन। तो क्या सरकार की ओर से भी कि फैक्टर देने का कोई प्रबंध है कि जिन बच्चों को हीमोफीलिया है उनको किसी सब्सिडाइज्ड रेट्स पे या कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जहाँ पे उनको मदद मिल सके? अलग अलग सेंटर्स पे जो अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो मैनेज कर रहे हैं उनके पास ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से फैक्टर 8 अवेलेबल होता है। वेदर इट इज़ अ स्टेट मेडिकल कॉलेज या सेंट्रल है या कौन से डिपार्टमेंट में है, वो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे अब श्रोताओं को इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स से किस तरह बच पाएँ, किस तरह उनको मैनेज करें, क्या संदेश दें? जेनेटिक डिसऑर्डर्स से मैं ये बोलूँगी कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आजकल कुछ कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, डाउन सिंड्रोम या जो थैलेसीमिया वगैरह, इनके लिए हम टेस्ट्स कर पाते हैं। कुछ टेस्ट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी से पहले भी कर सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में एक अच्छा चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो एक क्रिटिकल टाइम होता है जब हम कुछ अर्ली आपको जेनेटिक टेस्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकते तो उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसलिए अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में जब आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, तब एक प्रॉपर इवैल्यूएशन फॉर एनी चांसेस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन योर फैमिली, उसके बारे में आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। डॉक्टर अनुप्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने आनुवांशिक यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन, जिसमें कि डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, इन सभी के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर आकाश भारद्वाज ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।